या हेलो एवरीवन। सो बेटा लास्ट क्लास में हम सीआरए रूल्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने सीआरए फॉर्म्स पढ़े। सीआरए फॉर्म्स में सर कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो सीआरए 1 2 3 4 फॉर्म हमने पढ़े। सीआरए 2 एंड सीआरए 4 के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका था, उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा दिया था। अभी हम चल रहे हैं उसके आगे, राइट। चलिए सर, सीआरए 3 जो है ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म है, ठीक है। तो सर वैसे तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको दे रखा है। देखिए यहां पे तो फॉर्म सीआरए 3 है जो कि फॉर्म ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें ऑडिटर अपना नाम लिखता है कि आई और वी, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं आई सुरेश पोदार, हैविंग बीइंग अपॉइंटेड एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 148(3). अब ये याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में होता है, 148(3). इस पे एमसीक्यू आया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, इसके ऊपर एमसीक्यू आया था सेक्शन के ऊपर, राइट। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर बच्चा कहता है कि सर ये सेक्शन तो बुक में था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। सब लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत है, राइट। ओके तो अंडर सेक्शन 148 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट मुझे अपॉइंट किया गया है ऑफ किसका, तो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कि सर कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है सर इसका, सर बापू नगर जयपुर, किसका ऑफिस है, कंपनी का ऑफिस, ठीक है। ओके और इस तरीके से चलना है, राइट। अब कौन से प्रोडक्ट हैं सर, फार्मा प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजर है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है, कौन से साल की बात है, 2023-24 की बात है। तो इस तरीके से पहले एक इंट्रोडक्टरी, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी फेज। इसमें ऑडिटर का नाम, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का एड्रेस, किस पीरियड के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, किस प्रोडक्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर स्कोप पैराग्राफ। स्कोप पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आपने ऑडिट के दौरान किन किन चीजों को चेक किया, ठीक है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, क्या नहीं मिला। तो सर ये आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल इन्फॉर्मेशन या आई हैव नॉट ऑब्टेन्ड ऑल इन्फॉर्मेशन, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स मेंटेन किए या नहीं किए वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एडुकेट पर्पस फॉर द कॉस्ट ऑडिट जो है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, वो ब्रांच विजिट की या नहीं की। तो इस तरीके से ये सारी बातें कॉस्ट ऑडिटर इसमें लिख देता है जो उसने ऑडिट के दौरान की होती है, राइट। चलिए ओके एंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड पार्ट जो इसका है वो ऑब्जर्वेशन है कि हमें कुछ कहना है, हमें कोई सजेशन देना है, हमारी कोई राय है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ पे डेट आती है सर, जिस डेट को ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही है। प्लेस आ जाता है, जैसे मान लीजिए 25/7/2024 जो साइन हो रहा है और ये जयपुर में साइन हो रहा है, तो डेट आ जाती है और प्लेस आ जाता है, राइट। और ऑडिटर के सिग्नेचर आ जाते हैं, ऑडिटर की सील आ जाती है, मेंबरशिप नंबर आ जाते हैं, दैट्स इट। तो ये सर बिल्कुल आपने देखा भी होगा, अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देखी या और कोई ऑडिट रिपोर्ट देखी तो सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाला होता है और वो ये होता है सर कि साइन किसके होंगे। तो देखिए ऑडिट रिपोर्ट दे कौन रहा है सर, ऑडिटर, तो सिग्नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिटर होंगे, उसके मेंबरशिप नंबर लिखे होंगे। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सर इसमें कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं या डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है, उसके सिग्नेचर तो होने ही होने हैं। तो इस तरीके से इन तीन लोगों के सिग्नेचर यहाँ पे लगते हैं, राइट। जिससे ये हो जाए कि ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी है और डायरेक्टर ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है, दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। इस पे भी एमसीक्यू बन जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन कौन करता है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक ऑडिटर, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, राइट। चलिए तो ये था हमारा फॉर्म सीआरए 3। अब सर आपने तो पिछले क्लास में ये कहा था कि सीआरए 3 में बहुत डिटेल में बताने वाली चीजें, तो ऐसा तो इसमें कुछ नहीं लगा। तो आइए देखते हैं वो क्या था। देखिए सर, आपको क्या लगता है जो ऑडिट हमारी कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से चल रही थी, उसकी रिपोर्ट सिर्फ ये एक पेज की रिपोर्ट होगी क्या? तो आंसर इज नो सर, इतनी सी रिपोर्ट नहीं होती है। रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, उसको अनेक्जर्स के रूप में डाला जाता है। अनेक्जर्स का मतलब ये हो गया कि मेन रिपोर्ट हमने एक समरी लिख दी, क्योंकि जो
की पर्सन्स होते हैं, KMPs होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है सर कि वो सारी चीज़ें पढ़ पाएँ। तो उनके लिए शॉर्ट एंड समराइज एक रिपोर्ट बनाई जाती है। स्टार्टिंग जो फर्स्ट पेज होता है उसमें की पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो वहाँ से टॉप क्लास जो एम्प्लॉइज होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं उनको पता चल जाता है कंपनी में क्या चल रहा है। अगर डिटेल में जानना है तो एनेक्जर में जाके देख लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हर जगह है, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में नहीं सर, हर जगह होता है। आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, जब कंपनीज एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो उसमें भी शेड्यूल्स बनते हैं सर, ठीक है। तो सर मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो बैलेंस शीट में तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा होगा, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का, जो भी होगा, उसमें कौन कौन है उसकी लिस्ट पीछे अटैच होती है, उसको शेड्यूल बोलते हैं। ऐसे ही अनसिक्योर्ड लोन लिखे, मान लीजिए 20 करोड़ के, उस 20 करोड़ में लोन किससे लिया हुआ है ये पीछे शेड्यूल में होता है। तो सर एनेक्जर्स लगा दिए जाते हैं, शेड्यूल्स लगा दिए जाते हैं, ताकि उससे क्या हो जाता है, उससे सर ये फायदा हो जाता है कि हमारी जो मेन रिपोर्ट है, जो हमारा है ना फ्रंट पेज है, वो साफ सुथरा रहता है, समराइज रहता है। और किसी को डिटेल में जाना है तो पीछे एनेक्जर देख लीजिए। सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के भी सर कुछ एनेक्जर्स होते हैं, ठीक है। इस एनेक्जर पे बहुत बार MCQ पूछे जाते हैं, तो MCQ के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के MCQ आते हैं बता दूं। जैसे मान लीजिए, देखो पार्ट ए जो है उसमें कंपनी की जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कौन से प्रोडक्ट की ऑडिट होनी है, कौन से की नहीं होनी है, कौन कौन से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, उन सारी जानकारी को पार्ट ए में लिखा जाता है, ठीक है। पार्ट बी जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए है, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं तब तो पार्ट बी एप्लीकेबल है, और अगर आप सर्विस सेक्टर की कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं तो पार्ट बी एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें सर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, अब्रीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, यूटिलिटी कितनी कंज्यूम हुई, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने लगे, इन सब की जानकारी होती है, ठीक है। पार्ट सी सिर्फ सर्विस सेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में इसका मतलब नहीं है। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, अब्रीज, वही चीजें हैं जो वहां पे ऊपर पढ़ी आपने, सेम वही चीजें, पर पार्ट बी और सी का डिफरेंस आ गया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्ट बी है और सर्विस के लिए पार्ट सी है, इन्फॉर्मेशन सेम ही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सर वो पार्ट डी होता है, ठीक है। पार्ट डी में आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी सेट करना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आ रहा है, किससे कितना लॉस आ रहा है। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, ये रिकंसिलिएशन मतलब कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंस रिकॉर्ड के प्रॉफिट को रिकंसाइल किया जाता है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो एनालिसिस बनता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन से हैं वो बताए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिकंसिलिएशन होता है। तो ये सब पार्ट डी में होते हैं। कहने का मतलब ये सारे स्टेटमेंट बनते हैं और पार्ट डी के नाम पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में लिखा आएगा कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट स्टेटेड इन। मान लीजिए ऐसा लिखा है कि सर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट है, पर वो कहाँ लिखा जाता है। अब हमें पता है कि सर वो पार्ट डी में आता है और उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में आता है, तो आप लिखोगे थर्ड, या फिर ऐसा लिखो पैरा थर्ड, पैरा 3 ऑफ पार्ट डी ऑफ annexure टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इस तरीके से आता है। तो ये MCQ कई बार आया हुआ है इस तरीके से। तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कहाँ आता है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहाँ आता है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कहाँ आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्जर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर जब आप प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं तो उसमें वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें रिकंसिलिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कॉस्ट ऑडिट में इनकी जरूरत क्या है। तो अगर आप इस पार्ट को समझेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जरूरत क्या है, क्योंकि ये प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, वैल्यू एडिशन, रेशियो एनालिसिस, ये सब पार्ट है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के। तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट में इनका लिंक तो आना ही है। बताइए जी, यहां तक बात समझ में आ गई।
तो अब जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी पेंडेंसी नहीं है। आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, मैंने सब क्वेश्चन यहाँ डाले हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं कवर है। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और कितनी बार आए हुए हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो बोलिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3, कॉस्ट ऑडिटर। देखिए सर, पहले ना ये चैप्टर नहीं था, 2016 के सिलेबस में ये चैप्टर नहीं हुआ करता था, 2022 के सिलेबस में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, राइट, कि कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है वगैरह वगैरह। तो सर उसी में हमें समझना है। वैसे हमें सेक्शन 148 है वो ये कह देता है कि सर कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे करना है, कॉस्ट ऑडिट कब अप्लीकेबल होती है, कॉस्ट ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब बातें सेक्शन 148 ही हमें डिफाइन कर देता है। और वो एक लाइन में डिफाइन करता है, वो होता है सेम एज कंपनी ऑडिटर। ठीक है, अब कॉस्ट सीएमए इंस्टीट्यूट ने देखा कि भाई बात तो ठीक है कि सेम एज कंपनी ऑडिटर है, पर फिर भी बताएं तो सही, हो सकता है किसी को कंपनी ऑडिटर की बातें याद ही ना हो, तो इसलिए इस चैप्टर में वो सब चीजें डाली गई है। दोबारा से देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑडिटर मीन्स, सर कॉस्ट ऑडिटर्स का मीन कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब कि सर जिस बंदे ने सीएमए कोर्स किया हो और जिसके पास सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो वही कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है, वरना उसके अलावा कोई कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। सर मेरे पास सीएमए की डिग्री है, मैंने सीओपी भी ले रखा है, तो क्या मैं कॉस्ट ऑडिटर हूँ? नहीं, इसके साथ मुझे अपॉइंटेड भी होना पड़ेगा कि कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया हो, तब मैं जाके कॉस्ट ऑडिटर हूँ। ठीक है, अगर मैं सीएमए प्लस सीओपी हूँ तो मैं एलिजिबल फॉर कॉस्ट ऑडिट हूँ, और सीएमए प्लस सीओपी प्लस अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो जाके मैं कॉस्ट ऑडिटर हूँ। सिंपल। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये वाला जो हमने कहा कि सीएमए प्लस सीओपी, तो यहाँ पे तो सर सीएमए प्लस सीओपी प्लस अपॉइंटेड हो गया, और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात करें तो सीएमए प्लस सीओपी। सिंपल। तो सर अकाउंटेंट मीन्स द कॉस्ट अकाउंटेंट हु होल्ड ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक, ओके। सर क्या इसमें सीएमए फॉर्म भी आती है? यस सर, सीएमए फॉर्म भी इसका पार्ट है कि अगर आप कुछ सीएमए मिलके एक फॉर्म बना लेते हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो भी सीएमए का ही पार्ट है, या आप कुछ सीएमए मिलके एलएलपी फॉर्म बना लेते हैं तो वो भी हो सकती है। दोनों ही चीज़ों में सर आप कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस माने जा सकते हैं और कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं। आगे करते हैं, द कैटेगरी ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड इन द रूल 3 एंड द थ्रेशोल्ड लिमिट लेड डाउन इन रूल 4। रूल 3 में तो सर बताया था कि रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की कंपनियां होती हैं, और रूल 4 में बताया गया था कि जिनका टर्नओवर रेगुलेटेड के केस में एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ और मोर, नॉन रेगुलेटेड के केस में एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 और 35 करोड़ और मोर एज द केस में भी, वो बताया था, उन्हें विद इन 180 डेज ये चीजें। अब देखो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम ये सारी बातें पढ़ चुके हैं कि सर उन्हें 180 दिन में जो अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, हर फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन में उन्हें अपना ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा अगर मॉनेटरी लिमिट्स क्रॉस होती है तो ये तो पढ़ा हुआ है ना सर, हाँ कोई बात नहीं। ओके सर, जब भी आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो उस कॉस्ट ऑडिटर से आपको एक रिटर्न में कॉन्सेंट लेनी होगी कि भैया वो कॉस्ट ऑडिटर आपकी कॉस्ट ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, वो आपकी कॉस्ट ऑडिट करना चाहता है और वो किसी भी तरीके से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इस बात का एक रिटर्न कॉन्सेंट आपको ऑडिटर से लेना पड़ेगा बिफोर अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये बात भी हम पढ़ चुके थे। द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सब रूल 1 शेल सबमिट ए सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यही जो आपने बताई ना रिटर्न कंसेंट वाली, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न कॉन्सेंट। ठीक है, तो ये चीज हमने कंपनी ऑडिट में भी पढ़ी थी सीएमए इंटर के अंदर, और पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको कॉस्ट ऑडिट बता रहा था, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बता रहा था रूल 4 में, रूल 6 में। ठीक है, तो रूल 6 में हमने इसकी चर्चा डिटेल में करी थी, फिर भी कर लेते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारी बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं सर जो बार बार दिए हुए हैं, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं जो कि हम सीआरए रूल्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर दोबारा दिया हुआ है। ऐसे ही हम कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर नंबर 4 में है, उसके बाद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में है, उसके बाद आगे 8-9वें चैप्टर में फिर से हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको मैं रिमूव कर दूं,
पर कई जगह पे रखना भी पड़ता है, वरना ये हो जाता है कि सर आपने ये चैप्टर तो करवाया ही नहीं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, पहले मैं क्या करता था, स्टार्टिंग फेज की बताता हूँ आपको, कि स्टार्टिंग में मैं ये वाले चैप्टर हटा देता था अपने बुक से। फिर कई बच्चों के फोन आते कि सर मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 3 है, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, अब वो बच्चा खोल के देख ही नहीं रहा कि उसमें लिखा क्या है, बस उसने हेडिंग देखी कि एक चैप्टर तो रह गया, ये तो पढ़ा है नहीं, तो फिर वो बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीजें होने लग गई। ठीक है, तो फिर मैंने ये चैप्टर्स इसमें डाले हैं। ठीक है, पर अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज को कितना वेटेज देना है। राइट, ओके तो सर ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से फटाफट इसको रिपीट कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑडिटर सर सीएमए इन प्रैक्टिस, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हो एज ए कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सर सीएमए, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, सीएमए फॉर्म या सीएमए फॉर्म एलएलपी इसमें शामिल होती है। फिर कहा गया कि जो भी कंपनियां रूल 3 और रूल 4 के हिसाब से कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए एलिजिबल होती है, उन्हें साल के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। जब कॉस्ट ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हैं तो उससे आपको एक रिटर्न कंसेंट लेनी होती है, और रिटर्न कंसेंट जब आप उससे लेंगे तो वो एक सर्टिफिकेट आपको बना के देगा। सर्टिफिकेट में वो क्या क्या लिखेगा सर, पहली बात तो वो ये लिखेगा कि मैं कॉस्ट ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हूं, मैं किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। ठीक है, दूसरा कि 141 में जो भी रिक्वायरमेंट है मैं सब फुलफिल करता हूं, किसी भी रिक्वायरमेंट पे मैं ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं पढ़ रहा या एलिजिबल नहीं हूं, वो चीजें हैं। ठीक है, विद इन द लिमिट जैसे अपन ने क्वालिफिकेशन में पढ़ते हैं कि 20 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों की ऑडिट आपके पास नहीं हो सकती, तो अब आपके पास ऑलरेडी कितने क्लाइंट है वो तो आप ही जानते हैं, हम तो जानते नहीं है। तो ऑडिटर लिख के देगा कि साहब मैं जो आपकी कंपनी को ऑडिट करना चाहता हूँ वो मेरी लिमिट के अंदर आ रही है, लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर ऑडिटर के खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं तो उस पूरे केस की डिटेल भी ऑडिटर उस सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज करेगा। इसमें डिस्क्लोज करने का मतलब ये हुआ कि ऑडिटर ने अपनी सारी स्थिति आपको बता दी है और ये बोल दिया कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, मैं सब तरीके से एलिजिबल हूं, मेरे पे कोई केस चल रहा है तो वो बता दिया है और मेरे लिमिट में ऑडिट आ रही है। अब आपके ऊपर है कि आप उनको अपॉइंट करें या नहीं करें। राइट, चलिए सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये देखो, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, ये सेक्शन 141 में लिखा हुआ है सर, और ये हमने कंपनी ऑडिट में बड़े आराम से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब 141 के सबसेक्शन 3 में 141 के सबसेक्शन 3 में इनको बताया गया और कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई कि कुछ लोग ऑडिटर नहीं बन सकते, है ना। और वही सेम चीज सेक्शन 148 में ये बोला गया कि वो कॉस्ट ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होती है। तो जो आपने सीएमए इंटर में कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, सेम वही चीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम, पर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ए बॉडी कॉर्पोरेट, अगर आपने एक कंपनी बना रखी है, अगर सीएमए ने एक कंपनी बना रखी है, ठीक है, सीएमए फॉर्म नहीं बना रखी, सीएमए कंपनी बना रखी है, तो वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप किसी कंपनी के ऑफिसर हैं या एम्प्लॉय है तो आप उसके कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है पर कंपनी के किसी एम्प्लॉय के पार्टनर है, या कंपनी के किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉय है, या कंपनी के किसी ऑफिसर के एम्प्लॉय है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हैं सर। राइट, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आई थिंक, यहाँ पे अगर हो तो बता देना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है। नेक्स्ट बोला गया कि अगर आपके पास या आपके रिलेटिव के पास या आपके पार्टनर के पास अगर उस कंपनी की जिसके आप ऑडिटर बनना चाह रहे हैं उसकी कोई सिक्योरिटीज है तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। हाउएवर कंडीशन ये कहती है कि आपके पास तो 1 रुपए की भी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, पर आपके रिलेटिव के पास 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक की सिक्योरिटी हो सकती है। मतलब आप अपने, नॉर्मल सी बात है कि सर मैं तो होल्ड नहीं करूंगा, पर मैं अपने रिलेटिव को कैसे मना कर सकता हूँ होल्ड करने के लिए। राइट, तो वो कर सकते हैं, पर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू तक, उससे ज्यादा नहीं। सर 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू वैसे बहुत होती है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो शेयर्स आते हैं ना, तो जो शेयर मार्केट में 2-2 हज़ार रुपए के चल रहे हैं ना, उनकी भी फेस वैल्यू 10-20 रुपए ही है। राइट, तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो 1 लाख की फेस वैल्यू तो बहुत हो जाती है। राइट, नेक्स्ट, अगर आप कंपनी से इंडेप्टेड है, मतलब कि ऋणी है, कंपनी आपके मांगती है 5 लाख रुपए से ज्यादा, तो अगर कंपनी आपके 5 लाख रुपए से ज्यादा मांगती है तो आप उस कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। सर इसका क्या लॉजिक हुआ, ये क्या लफड़ा है कि अगर कंपनी आपको पैसे मांगती है तो आप उसको ऑडिटर नहीं? सर एक बहुत ही बेसिक सा बोलते ना ऑब्वियस क्वेश्चन है
कि अगर कोई पर्सन आपके पैसे मांगता है तो क्या कहीं ना कहीं आप उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस में होंगे कि उसने कह दिया कि भैया पैसे निकाल, आप कहते हो भैया पैसे तो अभी नहीं है, कहता नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ मेरा काम कर, तो कहीं ना कहीं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी से इंडेप्टेड है तो ये बहुत पॉसिबल है कि आप उससे इन्फ्लुएंस्ड हो और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट ना दे पाओ। इसलिए उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए आपको मना कर देते हैं जिस कंपनी में आप इंडेप्टेड हैं। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर मैं तो इंडेप्टेड नहीं हूं, मैंने तो कोई लोन नहीं दे रखा, पर मैंने किसी और पर्सन की गारंटी दे रखी है 1 लाख से ज्यादा की, तो उस केस में भी आप इंडेप्टेड है इनडायरेक्टली, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। तो खुद लोन लिया है तो 5 लाख और गारंटी दी है तो 1 लाख। आगे आइए, अगर आपका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है, चाहे वो डायरेक्टली हो और चाहे इनडायरेक्टली हो, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ओके। द पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ केएमपी, मतलब कि सर आप तो सीए हैं, ठीक है, या आप तो सीएमए हैं, ठीक है, और आपके भाई जो है वो किसी कंपनी में एमडी है, तो उस कंपनी के आप ऑडिटर नहीं बन सकते, ना तो फाइनेंस ऑडिटर बन सकते हैं ना ही कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं, क्योंकि आपके जो रिलेटिव है वो की मैनेजर पर्सन में आते हैं। A person who is in full-time employment elsewhere or have appointed as a auditor of the more than 20 companies, अगर आप कहीं जॉब में हैं, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आपके पास 20 से ज्यादा कंपनियों की ऑडिट है, तो आप 21वीं कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते, और जॉब में है तब तो वैसे ही नहीं बन सकते, राइट। बताइए आगे बात समझ में। ओके। A person who has been convicted by a court for an offense involving fraud and a period of 10 years has been not elapsed। मतलब क्या हुआ, मतलब सर किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को कोर्ट ने पकड़ लिया, ठीक है, और कोर्ट ने सजा सुना दी कि भैया तुम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी पाए गए हो या तुमने कोई फ्रॉड किया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉस्ट ऑडिटर अब किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता जब तक 10 साल उसको ना बीत जाए। किस चीज को, सजा को 10 साल ना बीत जाए, तब तक वो किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, आफ्टर 10 इयर्स वो ऑडिट कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई प्रोहिबिटेड सर्विसेज दे रहे हैं, ये सर सेक्शन 144 में डिफाइन की गई है प्रोहिबिटेड सर्विसेज। सर वैसे तो प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड का मतलब तो ऐसा हो जाता है कोई गलत काम की बात नहीं है। यहाँ पे प्रोहिबिटेड सर्विसेज या रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। लॉजिकल पॉइंट है सर कि अगर आप ही अकाउंटेंट है और आप ही ऑडिटर है, तो जो अकाउंटेंट की गलतियां ऑडिटर पकड़ता है वो वाला सीन तो यहाँ पे खत्म ही हो जाएगा, आप अपनी खुद की गलतियां थोड़ी पकड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटेंट या बुक कीपिंग करते हैं तो आपको उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। ठीक है, दूसरा इंटरनल ऑडिटर, अगर आप कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हैं तो आप उसके एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकते, उस केस में भी आपको एलिजिबल नहीं माना गया है। नेक्स्ट, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर आपने किसी कंपनी का FIS डिजाइन किया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया है, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। आप एक्चुअल सर्विसेज दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे हैं, आप आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज या मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर इनमें से कोई भी सर्विस आप कंपनी को दे रहे हैं ऑलरेडी, तो इन दैट केस उस कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर आप नहीं बन सकते। सर देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट का पार्ट है, और इनमें आप अपॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि आप ऑलरेडी मैनेजमेंट के पार्ट बन चुके हैं। अब जब आप मैनेजमेंट के पार्ट बन चुके हैं तो ऐसी सिचुएशन में सर आपको ऑडिटर बनाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए जिसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना ना हो, और वो इंडिपेंडेंटली ये एग्जामिन कर सके कि मैनेजमेंट ने ढंग से काम किया या नहीं। अब अगर ऑलरेडी आप मैनेजमेंट के हिस्से हैं और आपको ही ऑडिटर बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है सर आप इंडिपेंडेंटली काम तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन सब लोगों को कॉस्ट ऑडिटर बनने से मना किया गया है और फाइनेंशियल ऑडिटर बनने से भी मना किया है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर ये कंडीशंस
चेक कब करनी है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जी ये चीजें कब देखनी है कि मेरे पास कंपनी के शेयर है या नहीं है, और मेरे पे कोई कोर्ट केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं कोई अकाउंटिंग सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा हूं, ये कब देखनी है? तो सर ये देखनी होती है आपको एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सर अपॉइंटमेंट के टाइम पे तो ऐसा हो सकता है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि मैं एक कंपनी में अकाउंटिंग सर्विस दे रहा था, ठीक है, मैं एक कंपनी का अकाउंटिंग का पूरा काम देख रहा था, अब कंपनी चाहती है कि मुझे कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिया जाए। मैंने कहा साहब ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तो आपका अकाउंटेंट हूं, ठीक है। तो कंपनी ने कहा एक काम करते हैं कि तुम्हें अकाउंटेंट की पोस्ट से हटा देते हैं, ठीक है, और नया अकाउंटेंट रख लेते हैं। अब तो हो सकते हैं सर, अब क्या दिक्कत है, राइट? तो जिस दिन आप रिटर्न कंसर्न सर्टिफिकेट देंगे एट दैट टाइम आप एलिजिबल होने चाहिए, आप किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए, तभी तो सच होगा, वरना तो आप झूठ बोल रहे हैं। अगर जिस दिन आप रिटर्न कंसेंट दे रहे हैं उस दिन आप डिस्क्वालीफाइड हैं, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो उससे पहले ही आपने जॉब छोड़ दी हो, या आपने कंपनी से लोन ले रखा था और आपने उस डेट से पहले लोन चुका दिया हो, तो ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें तो ऐसी है ना सर, कुछ जुड़ी हुई है थोड़ी लाइफ टाइम। मैंने कंपनी से लोन लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं जिंदगी भर उसका ऑडिटर नहीं बन सकता। जब तक लोन बाकी है तब तक की तो बात है, मैं लोन चुका दूंगा, राइट? तो ये पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अगर इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन मेरी अड़चन बन रही हो तो मैं उसको ऑलरेडी दूर कर दूं। दूर करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सिंपल है कि उस लाइबिलिटी को पे कर दो, उस लोन को चुका दो, इस तरीके से कोई भी काम जो करना है वो कर दो, ठीक है। ओके, आगे देखिए। अब सर दूसरा एस्पेक्ट ना, ऐसे समझिए आप, अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट होना था, यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन थी। हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे आप डिस्क्वालिफाइड हैं और उस डिस्क्वालिफिकेशन को आप हटा देते हैं तो आप अपॉइंट हो सकते हैं, हो सकते हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है सर कि अपॉइंटमेंट होने के बाद आप डिस्क्वालिफाइड हो जाए, ठीक है, जैसे आपका अपॉइंटमेंट हो गया, अब आपने कंपनी से लोन ले लिया, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, ये भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर अपॉइंटमेंट के बाद अराइज होती है तो इन दैट केस ऑल्सो आपकी जो ऑडिटर की पोस्ट है वो वेकेट हो जाएगी, और उसे हम नाम देंगे कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। तो क्या लिखा है, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इंकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सबसेक्शन 3 आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ये ध्यान देना। तो ही सेल वेकेट हिज ऑफिस, मतलब वो अपना ऑफिस खाली कर देगा, एंड द ऑडिटर एंड सच वेकेशन सेल बी डीम्ड टू बी ए कैजुअल वैकेंसी, ये है काम की बात। तो सर अगर पहले से डिस्क्वालिफाइड है तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अपॉइंट हो गया और बाद में डिस्क्वालिफाइड हो गया तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी, उसे हम कैजुअल वैकेंसी कहेंगे, राइट? ओके, फिर कैजुअल वैकेंसी को 30 डेज में फिलअप करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। द कॉस्ट स्टेटमेंट includes other statements to be annexed to the cost audit report shall be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board by any of the director authorized by the board for submission to the cost audit report auditor to report thereon। कहने का मतलब क्या है कि देखिए सर, मैं गया कंपनी के पास, आप इसको ऐसे समझिए, मैं गया कंपनी के पास, ठीक है। अब कंपनी के पास जाके मैंने कहा कि लाओ जी सर ऑडिट स्टार्ट करनी है, आपके जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं मुझे दे दो, ठीक है। तो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स और आपके जो भी अदर स्टेटमेंट है वो सब आप मुझे दे दो, तो मैं उनको ऑडिट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी वहाँ पे स्टाफ बैठा था उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ठीक है, और मैं अपना काम स्टार्ट करने लग गया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए सर, ठीक है, और मैंने अपनी ऑडिट काफ़ी हद तक कर ली और मुझे उसमें बहुत सारी कमियां मिली, वो मैंने सब नोट कर ली और नोट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अचानक से एक दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे मिलते हैं कि सर कब करोगे ऑडिट स्टार्ट? मैंने कहा कब करोगे मतलब, मैं तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ ऑडिट। कहते हैं कब का, कौन से, कब मिला आपको स्टेटमेंट? आपके स्टाफ ने दिया मुझे स्टेटमेंट। कह अरे यार वो तो पुराने थे, फाइनल तो हुए नहीं थे स्टेटमेंट आपके, वो कहाँ से मिल गए? तो स्टाफ ने क्या किया, पुराने कॉस्ट स्टेटमेंट जो थे, मतलब जो अपडेटेड नहीं थे, वो मुझे दे दिए। अब दे दिए तो दे दिए भाई, मैं तो मेरा काम करूंगा और बार बार थोड़ी करूंगा।
तो इसलिए ये लाइन यहाँ पे बोली गई है कि जब भी कॉस्ट स्टेटमेंट या अदर स्टेटमेंट जो कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में जुड़ने हैं, वो जब ऑडिटर को सबमिट किए जाएंगे उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसे क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे कि हाँ जी ये फाइनल कॉपी है और ये हम आपको दे रहे हैं, आप इसके बेस पे कॉस्ट ऑडिट कर लो। समझ गए, राइट? तो यस, तो आपको पहले अप्रूवल करके ही कॉस्ट रिकॉर्ड सबमिट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर, कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, ध्यान दीजिएगा। एज पर सेक्शन 148(3), मैंने पहले भी कहा ये सेक्शन याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है। तो एज पर सेक्शन 148(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय ए कॉस्ट अकाउंटेंट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कई बार कर चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ऑन द ऑडिट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट मतलब कि जिस पर्सन को हम फाइनेंशियल ऑडिटर अपॉइंट कर चुके हैं, अब वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। जैसे वैसे भी देखा जाए तो देखो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, पहले तो थी, अब पॉसिबल नहीं है। पहले कैसे थी सर? सर पहले जब कंपनी एक्ट 1956 चलता था ना, तब जो सेक्शन था, आई थिंक 233B सेक्शन था कंपनी एक्ट में, तो वहां पे ये लिखा था कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो ICW करेगा, बट अगर ICW अवेलेबल नहीं है तो CA भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। तो वहां तो ये पॉसिबल था कि जिस सीए को हमने कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, उसे ही हम कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की सोचें, ठीक है। और वैसे में ये लाइन काम आएगी कि जो ऑलरेडी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटेड है वो कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। वहां तो ये लाइन काम आ सकती है, पर सर अब तो पॉसिबल ही नहीं है। देखा जाए तो इस लाइन का मुझे जो लगता है कि वैसे कोई सेंस इसका जनरली बनता नहीं है। कैसे नहीं बनता? देखिए सेक्शन 139 में जो अपॉइंट होता है वो सीए होल्डिंग सीओपी होना चाहिए, और 148(3) में जो अपॉइंट होता है वो सीएमए होल्डिंग सीओपी होना चाहिए, राइट? और प्रैक्टिकली अब जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम एक ही इंस्टीट्यूट की सीओपी ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे आज मैं सीए और सीएमए दोनों हूं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सीए की सीओपी भी ले लूं और सीएमए की सीओपी भी ले लूं। मुझे एक की ही सीओपी लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप दोनों की ले सकता हूं, पर सीओपी मुझे एक की ही लेनी होगी। तो अगर मैंने सीए की सीओपी ले रखी है तो मैं 139 में कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं, पर इन दैट केस क्या मैं 148(3) में उसका कॉस्ट ऑडिटर बन सकता हूं? आंसर इज नो, राइट। और अगर मैंने सीएमए की सीओपी ले रखी है और मैं कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर बन जाता हूं, तो क्या मैं कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूं, फाइनेंशियल ऑडिटर? नहीं। तो वैसे ही मैं नहीं बन पाऊंगा, तो ये चीज अब लिखने का कोई बहुत ज्यादा रिलेवेंस रहा नहीं, ठीक है। चले नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं कि सर नहीं मुझे नहीं करना काम, मैं कॉस्ट ऑडिटर बन तो गया पर बाद में मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, तो क्या मैं रिजाइन कर सकता हूं? तो आंसर इज यस, आप रिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इश्यू इसमें नहीं है। कैसे नहीं है? द ऑडिटर सेल फाइल विद इन द 30 days, the auditor shall file within the 30 days from the date of resignation a statement prescribed in prescribed form with the company and the registrar। तो मुझे अगर आज लगता है कि सर मुझे आज से काम नहीं करना, तो मुझे आज से 30 दिन के अंदर अंदर एक अपना फॉर्म फाइल कर देना है, तो मैं कंपनी को भी दे दूंगा और रजिस्ट्रार को भी दे दूंगा, जिसे मैं रेजिग्नेशन लेटर बोलता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने तो वर्बली कह दिया किसी मैं नहीं आ रहा, कल से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लीगल कोई भी फॉर्मेलिटी अपन ने नहीं की। अब सर 2 महीने बाद पता चलता है कि ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं, पुराने ने रिजाइन किया ही नहीं। अब मैं कहता हूं मैं तो मना कर चुका था, कंपनी कहती है साहब हमें तो मना नहीं किया। तो मुझे बताइए क्या प्रूफ है मेरे पास कि मैं ये कह दूं कि साहब मैंने तो मना कर दिया था? मेरे पास तो कोई लीगल प्रूफ है ही नहीं ना। और अगर मेरे पास इस चीज का कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि मैं कंपनी की पोस्ट से छोड़ चुका हूं, तो जो भी जिम्मेदारी है वो तो मेरे ऊपर ही आ जाएगी। तो इसलिए बोला गया कि जब भी आप रेजिग्नेशन फाइल करें तो आपको लिखित में वो रेजिग्नेशन लेटर देना है एक कंपनी को और एक आरओसी को भरना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सर कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी के मैटर में ना थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। अब मान लीजिए आपने तो रेजिग्नेशन फाइल कर दिया, मतलब दे दिया, कंपनी को लेटर दे दिया, और कंपनी भूल गई उस लेटर को लेके, या कंपनी चाह रही थी आपसे किसी तरीके का बदला लेना, आपने आरओसी में लेटर फाइल किया नहीं,
थोड़े दिन बाद कंपनी आप पे इल्जाम लगा देती कि साहब इन्होंने ऑडिटर बनना एक्सेप्ट तो कर लिया था पर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा केस ठोक देती है आपके ऊपर। मामला पहुंचता है कोर्ट में या एनसीएलटी में, वो कहते हैं कि जब आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कहते हो सब मैंने तो रिजाइन कर दिया। कि क्या प्रूफ रिजाइन कर दिया? आप कहते हो हमने कंपनी को लेटर दिया। बोले कहाँ है लेटर? कंपनी कहते साहब हमें तो कोई लेटर दिया नहीं। तो लीगली तो फिर भी आपके पास कुछ नहीं है ना। तो इन दैट केस सर फिर ऊपर आपको गिल्टी माना जाएगा और एनसीएलटी या जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर 50,000 से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी लगा देगी। तो इसलिए ये पॉइंट डाला गया कि आपको कंपनी के साथ साथ किसको इन्फॉर्म करना है? रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है सर रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कि सर जैसे अपन ने फाइनेंशियल ऑडिट में पढ़ा था कि रोटेशन होता है एक कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एक सीएमए फॉर्म है, ठीक है। अब दो होते हैं रोटेशन, एक इंटरनल रोटेशन होता है और एक कूलिंग पीरियड वाला सिस्टम होता है। अब सीएमए फॉर्म में सर मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। हमने इस फॉर्म को अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया और हमने उनको कहा कि सर ऑडिट करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मिस्टर ए को भेजा। अब सारे पार्टनर थोड़ी जाएंगे ऑडिट करने को, एक ही पार्टनर जाएगा। उन्होंने मिस्टर ए को भेजा, मिस्टर ए ने हमारी ऑडिट कर दी, सब काम खत्म हो गया। 22-23 की कहानी खत्म। 23-24 में हमने इसी फर्म को दोबारा अपॉइंट किया। जब दोबारा अपॉइंट किया तो फर्म ने फिर मिस्टर ए को भेजा कि भाई इसका समझा हुआ काम है, इसने पिछले साल किया था तो इसी से करवा लेते हैं। आपने कहा नहीं सर, हम चाहते हैं कि इस साल बी जो है वो हमारी ऑडिट करे। मतलब हम चाहते हैं कि हर साल आपका एक अलग पार्टनर हमारी ऑडिट करे, ताकि आपके पार्टनर के बीच में और हमारे स्टाफ के बीच में किसी तरीके की लाइजनिंग ना बन जाए। कई बार क्या होता है, सेटिंग हो जाती है ना कि आपका स्टाफ सीएमए आया, हमारे स्टाफ ने कुछ गलती कर रखी थी, उसने पकड़ी, स्टाफ ने उसे कोई लालच दे दिया, ठीक है, और बात बन गई। तो ऐसे में सर फिर कंपनी का फ्रॉड कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। तो इसलिए कंपनी एक इंटरनल रोटेशन का पॉइंट डाल सकती है कि सर हम आपको रीअपॉइंट तो कर लेंगे, पर हमारी शर्त यह है कि पिछले बार ऑडिट अगर ए ने की थी तो इस बार बी करेगा, पिछली बार बी ने करी थी तो इस बार सी करेगा। तो ऐसा हम चाहते हैं। तो वो इंटरनल रोटेशन हो सकता है, ठीक है। क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई कूलिंग पीरियड या ऐसा है? तो सर कॉस्ट ऑडिट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रोटेशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो यहाँ पे कूलिंग पीरियड जैसा या फिर ऑडिटर बदलना पड़ेगा ऐसा कोई प्रावधान एक्ट में तो नहीं है, ठीक है। एंड द सेम इज नॉट एप्लीकेबल टू ए कॉस्ट ऑडिटर। इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट थ्रू हियर though there is no statutory provision for rotation of cost auditor, individual company, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, individual company may do so as a part of their policy and it's the practice with the public sector undertaking। कंपनी ये कह सकती है कि सर चाहे एक्ट में मत लिखा हो पर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम एक ही पर्सन से 2 बार ऑडिट नहीं करवाते। तो या तो आपका दूसरा पार्टनर ऑडिट करें, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम ऑडिटर ही चेंज कर देंगे। हम एक सेम ऑडिटर से दूसरे साल ऑडिट नहीं करवाते, ये हमारी पॉलिसी है, राइट। तो ऐसा कंपनी कर सकती है, एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नेक्स्ट आ जाइए सर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप आपस में डिस्कस करेंगे तो आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं। याद आया कुछ? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि ऑडिट कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, कितने टाइम में करेगा, ठीक है, रेम्यूनरेशन कितना होगा। तो वहां पे वैसे तो सारी चीजें डिस्कस हो जाती है सर, ठीक है, बट वहां पे कुछ एम्बिग्युइटी ना रह जाए इसलिए क्लियरली मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि रेम्यूनरेशन अलग है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अलग है। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आता सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है। सर देखिए ऐसा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का मतलब कई बार ये हो जाता है कि हमने आपसे फिक्स किया कि मैं आपकी ऑडिट कर दूंगा और मैं 1 लाख रुपए फीस लूंगा। समझना बात को, मैं आपकी ऑडिट कर दूंगा और मैं 1 लाख रुपए फीस लूंगा। अब हमारी टीम आपके यहाँ जाती है, तो सर हमारी टीम जब आपके यहाँ जाती है तो पता नहीं है कि उसे कितनी बार जाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना सही तरीके से मैनेज्ड है। अगर आपका काम प्रॉपर है तो हो सकती है हमारी टीम 15 दिन में काम खत्म कर देगी। अगर आपका काम मैनेज नहीं है तो हो सकता है हमारी टीम को 2 महीने लग जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सर हमने जो 1 लाख रुपए फीस कोट कर दी, उसमें कई बार हम नुकसान की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर काम 15 दिन में हो गया तो अच्छा है, बट अगर काम 2 महीने चल गया तो हम नुकसान में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो स्टाफ जाएगा उनका खाने पीने का,
ठीक है, स्टेशनरी जो लगेगी उसका खर्चा। तो ऐसे कई खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि सर देखो ऐसा है ना, कि सर ऐसी बात है कि हम एक तो आपसे लेंगे ऑडिट फीस प्लस कुछ खर्चे एडिशनली हम आपसे चार्ज करेंगे, वो अभी नहीं पता, वो टाइम पे बताएंगे। कंपनी भी कहती है ठीक है जी बता देना, कोई बात नहीं। तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, राइट। यस। तो रूल 14 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 लेग डाउन the procedure of appointment and fixing the remuneration of auditor stated flow। क्या in case company which is required to constitute audit committee, आपको ध्यान होगा सेक्शन 177 में कुछ कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होती है। अब सर ऑडिट कमेटी बनने का मतलब, मैंने एक दिन पहले आपको इंटरव्यू में बताया हुआ, यहाँ का पता नहीं, कि सर ऑडिट कमेटी ना हमारे घर के फूफा जी है, ठीक है। ऑडिट कमेटी क्या है? कंपनी के फूफा जी है। तो कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बेसिकली कंपनी और ऑडिटर, है ना, ये कंपनी और ये ऑडिटर, है ना, और ये ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को हमेशा ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पढ़ा इसको, कि इसको हमेशा ये लगता है कि सर ये दोनों मिले हुए हैं। ऑडिट कमेटी को हमेशा कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी का फ्रॉड ऑडिटर नहीं पकड़ेगा, ऑडिटर ने कंपनी से सेटिंग कर ली है, ऑडिटर कंपनी का जान पहचान वाला है, इस तरीके से कुछ विचार ऑडिट कमेटी के मन में रहते हैं, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी क्या करती है? ऑडिटर और कंपनी के बीच में होने वाले हर काम में इंटरफेयर करती है इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। जैसे फूफा जी बोलते हैं कि भैया शादी हो रही है, लड़का क्या करता है, मुझसे तो मिलाओ, मुझसे तो मिलाया ही नहीं। फिर लड़का मिलता है तो उससे क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या नहीं करते हो, कितना कमाते हो, वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं। फिर वो अपनी राय देते हैं कि साहब मुझे तो ये लगता है। तो वैसे ही ऑडिट कमेटी भी ऑडिटर से मिलती है, ऑडिटर का इंटरव्यू लेती है, ऑडिटर का बैकग्राउंड चेक करती है, फिर बताती है कि ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर जब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात आती है तब भी ऑडिट कमेटी कहती है कि मुझे बताओ कितना पैसा मांग रहा है, इतना कैसे भैया, इतना तो नहीं देंगे हम तो इस तरीके से ऑडिट कमेटी जो है वो ऑडिटर और कंपनी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है और उनसे रिलेटेड सारे इश्यूज में अपनी रिकमेंडेशन देती है। अब सर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बननी ही नहीं है उसमें तो कौन है? उसमें तो सर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और ऑडिटर है, दो ही लोग हैं, अपने आप डीलिंग कर लेंगे। पर जिस केस में किस कंपनी में ऑडिट कमेटी जरूरी है वहां पे ट्रायंगल बन जाता है, तो वहां पे सर फिर थोड़ी सी खींचातानी ज्यादा हो जाती है। तो आइए देखते हैं। तो सर हम बात कर रहे हैं उस कंपनी की जहां पे कॉस्ट ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। द बोर्ड शेल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हु इज ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन द प्रैक्टिस और अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज ए कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। कि सर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब आपको अपॉइंट कर रहा है तो वो सीधा अपॉइंट नहीं कर सकता, वो पहले ऑडिट कमेटी को बताएगा कि सर हम मिस्टर एक्स को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, एक बार आप देख लो। फिर ऑडिट कमेटी आपकी छानबीन करेगी और अपनी एक रिकमेंडेशन देगी कि आपको अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि नहीं जी मिस्टर एक्स को नहीं करना चाहिए, मिस्टर वाई को करना चाहिए, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक सजेशन देगी कि भैया आप मिस्टर वाई पे एक बार देखो, मिस्टर वाई को अपॉइंट करना ज्यादा बेटर है, राइट। तो जो भी हो, तो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा और उसके हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है। अब सर ये भी रिकमेंड करेगी कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन कितना होना चाहिए। ऑल्सो रिकमेंड रेम्युनरेशन फॉर सच कॉस्ट ऑडिटर, उस ऑडिटर का रेम्युनरेशन कितना होना चाहिए ये भी ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है। अब जो भी रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलती है, रिकमेंडेशन देखो वर्ड यूज किया गया है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने, हालांकि वो कंसिडर करता है, पर बाइंडिंग नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, राइट। तो रेम्युनरेशन रिकमेंडेड बाय द ऑडिट कमेटी shall be considered and approved by the board of director and ratified subsequently by the shareholder। तो जब ऑडिट कमेटी कोई रिकमेंडेशन देगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको कंसीडर करेगा, उसको सुनेगा, समझेगा, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे करना हुआ तो करेगा और करके रिजोल्यूशन पास कर देगा। और फाइनली जब शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तो उसमें वो बता देगा कि सर देखिए ऑडिट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, हमने उसमें एक रिजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, तो और इतना हमने रेम्युनरेशन रखा है। शेयर होल्डर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ओके डन। तो वो जैसे ही कहेंगे ना ओके डन, तो वो होता है रेटिफिकेशन, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन, राइट। तो वहां से भी एक अप्रूवल ले लिया। भाई आप ऐसे समझिए कि आप एक शॉप पे बैठे हैं, ये मैं रेटिफिकेशन वाली बात समझा रहा हूं, ठीक है। आप एक शॉप पे हैं और आपको बना रखा है शॉप का मैनेजर, ठीक है, और आपके अंकल जो है वो है शॉप के मालिक,
ठीक है। अब सर कोई एजेंट आया, ठीक है, या कोई स्टाफ रखना था, स्टाफ आया, आपने उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेके आपको लगा ठीक है रख लेना चाहिए, तो आपने उसको रख लिया 10,000 रुपये पर मंथ पे। अब मान लिया आप मैनेजर हैं, आपके पास अथॉरिटी है, फिर भी मालिक को बताने की एक वो तो रहती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जैसे ही अंकल आए, आपने कहा कि अंकल आज सुबह एक स्टाफ आया था, मैंने इंटरव्यू ले लिया है, मेरे को ठीक लगा तो मैंने उसको रख लिया है, 10,000 रुपये महीना उसका तय किया है, ठीक है। अंकल क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है भाई तुमने देख लिया तो सही है। तो ये जो आपने उनको एक्नॉलेज करवाया, उनको बताया कि भाई हमने इसको ऐसे से अपॉइंट किया है, और उन्होंने उस बात पे सहमति दे दी, वो होता है रेटिफिकेशन सर, ठीक है। अब मान लो वो किसी भी एंगल से ये कहते हैं कि नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, तो इन दैट केस फिर आपको इस डिसीजन पे वापस सोचना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट दिया है तो आपके डिसीजन का रेस्पेक्ट रहता है। ओके सर, दूसरी कंपनी जिसमें ऑडिट कमेटी की जरूरत ही नहीं है। अब जब ऑडिट कमेटी की जरूरत ही नहीं है तो ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ आप हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो दोनों मिलकर तय कर लो जो भी रेमोशन होना चाहिए। तो सर बोर्ड क्या करेगा, अपॉइंट करेगा सीएमए इन प्रैक्टिस को एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। और रेमुनरेशन है वो भी फिक्स कर देगा, कौन करेगा, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और सब्सिक्वेंटली किससे अप्रूव करवा लेगा, शेयर होल्डर से। इस बार ऑडिट कमेटी का कोई रोल है नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर ऑडिट कमेटी बनाना एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सर, रिमूवल। सर अगर हम कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव करना चाहें तो क्या रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ऐसी कोई चीज है ही नहीं मुझे लगता है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, हर चीज के नियम कायदे तो बने हुए हैं। हाँ, प्रोसीजर फॉलो करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अब देखो, पहले था रेजिग्नेशन और रिमूवल में फर्क होता है। रेजिग्नेशन ऑडिटर देता है, वो कहता है कि मैं ऑडिटर नहीं रहना चाहता, और जबकि रिमूवल हम करते हैं, हम कहते हैं हम तुम्हें रखना नहीं चाहते। दोनों बातों में फर्क होता है, ठीक है। तो इस बार हम ऑडिटर को नहीं रखना चाहते, तो रिमूवल की बात है। कॉस्ट ऑडिटर मे बी रिमूव्ड बिफोर द टर्म बाय द बोर्ड रिजोल्यूशन। कौन निकाल सकता है, बोर्ड रिजोल्यूशन, आफ्टर गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर रिमूवल। कि आप उसे क्यों निकाल रहे हैं, और उसे एक सुनवाई का मौका दे दीजिए कि वो अपनी बात कहना चाहता है, राइट। ऐसा नहीं कि भैया कल से मत आना, ऐसे थोड़ी होता है। आपको उसको बोलना पड़ेगा कि सर हम आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम आपको एज ए कॉस्ट ऑडिटर नहीं रखना चाहते, तो आपको कुछ कहना है तो बता दीजिए, और वरना हम आपका रिमूवल कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपना जो भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में बोलता है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड होते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमूवल कितना आसान है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर का रिमूवल कितना आसान है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, हटा दिया। जबकि कंपनी ऑडिटर का रिमूवल बड़ा टफ होता है। कंपनी ऑडिटर के रिमूवल के लिए हमने पढ़ा कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जब परमिशन दे देती है तो उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको हटाना होता है, और फिर शेयर होल्डर की मीटिंग बुला के उसमें उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, तब रेटिफाई करवाना पड़ता है, तब जाके कंपनी ऑडिटर हटता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज। सर कॉस्ट ऑडिटर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं सर। तो राइट्स क्या है, आइए देखते हैं। कंपनी शेल प्रोवाइड ऑल असिस्टेंट एंड फैसिलिटी टू द कॉस्ट ऑडिटर। सर ऐसा नहीं है कि आप इंसल्टिंग वे में काम कर रहे हैं ना, कि आप ऑडिट करने पहुंचे, ठीक है। अब ऑडिट करने पहुंचे, आप कहते हैं भैया फाइल लागो, कोई सुन नहीं रहा, ठीक है। आप कहते हैं कि सर वो डॉक्यूमेंट दे दो, हाँ हाँ देते हैं भैया, बैठो बैठो। तो इस तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं हो सकता, ये आपका राइट है, ठीक है। और ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, सारे असिस्टेंस प्रोवाइड करे। अदरवाइज आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दीजिए, ठीक है, कि भैया नहीं कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, मैं साइन कर रहा हूँ। आप रिपोर्ट में लिखिए कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिले हैं, तो हम हमारी किसी भी तरीके की ओपिनियन देने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल पावरफुल आदमी हम, हमारी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, राइट। Yes. The auditor conducting cost audit shall comply with the cost auditing standard and cost accounting standard and cost auditing standard. Obvious सी बात है सर, जब मैं cost records चेक कर रहा हूँ तो जो cost records बनाए गए हैं ना, वो तो cost accounting standard से बनाए गए, तो मुझे ये चेक करना है कि जो cost records बनाए गए वो अकॉर्डिंग टू cost accounting standard है या नहीं। और कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक ऑडिटर को गाइड करते हैं कि तुम्हें काम करना कैसे है, तो उसका ऑडिटर ध्यान रखेगा, राइट। अब देखो ये चीज है ना, अकाउंटेंट को भी पता होती है, ऑडिटर को भी पता होती है, ठीक है।
पर ये चीज है ना सिर्फ ऑडिटर को पता होती है, इसका अकाउंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो एज ए ऑडिटर आपको इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए और इन दोनों के हिसाब से आप डील करेंगे, राइट। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड shall be submitted by a cost auditor to the board of director। यस, तो कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट करने का भी आपके पास राइट है। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करने का राइट है, मतलब आपको कंपनी मना नहीं कर सकती कि नहीं जी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देंगे हम। अगर वो ऐसा करती है तो वो रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपके काम को, और आपके काम को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि आप अपनी रिपोर्ट में ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि सर हमारे काम को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसलिए हम एक फेयर ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि आप कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, पर ध्यान रहे वर्किंग आवर्स में। ऐसा नहीं है रात को जाके 2 बजे कि लाओ जी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ हमें चेक करना है, ठीक है। वर्किंग आवर्स में आप कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा। राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, कि सर जब आपको निकाला जा रहा है तो आप रिमूवल अभी बताए ना, तो रिमूवल के केस में आप ये कह सकते हैं कि भैया मुझे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, मेरी बात को सुना जाए, ठीक है। तो वो राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट इज राइट टू गेट रेम्यूनरेशन, कि भैया ठीक है लाओ मेरा पैसा लाओ, मैंने काम किया पैसा लाओ। अब कंपनी कहते हैं कि नहीं देंगे पैसे या फिर दे देंगे बाद में दे देंगे, तो सर ऐसे में क्या होता है कि ऑडिट जो पेपर होता है ना, ऑडिट वर्किंग पेपर, तो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सर आप जो ऑडिट करते हैं उसके जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो किसकी संपत्ति है, वो कंपनी की संपत्ति है या वो ऑडिटर की संपत्ति है। तो सर जो ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं ना, ये ऑडिटर की संपत्ति होती है, मतलब ऑडिटर का राइट है इस पे। तो अगर आपकी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इन पे लेन कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, ठीक है। कंपनी कहती है कि लाओ जी जो जो आपने चेक किया वो बता दो क्या क्या चेक किया है, रिपोर्ट दे दो। आपके तो भैया पहले पैसा दो फिर रिपोर्ट दूंगा, नहीं दूंगा मैं रिपोर्ट, राइट। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये सर आपके सारे राइट्स हैं। ऑडिट रिपोर्ट देना ये आपका राइट भी है और ये आपकी ड्यूटी भी है। चलिए सर, लास्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का। कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग दे रखी है रिगार्डिंग सीएमए के लिए। क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि सर सीएमए कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब सीएमए की और स्कोप क्या है, ऐसा मानिए ये स्कोप्स के बारे में दे रखा है बेसिकली। तो सर ऐसे तो बुक में बहुत चीजें दे रखी थी, मतलब कम से कम मतलब मुझे लगता है 15-20 पेज में चीजें दे रखी थी। मैंने उसमें से फिल्ट्रेशन कर करके बहुत सारी चीजें छांटी है, ठीक है, जो हमारे काम की हो सकती है। देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है सर वो किसी भी कंपनी में केएमपी बन सकता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट के पास कॉस्टिंग का वाइड नॉलेज होता है, मैनेजमेंट का वाइड नॉलेज होता है, टैक्सेशन का वाइड नॉलेज होता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, ठीक है, वो किसी भी कंपनी में केएमपी बनने के लिए एलिजिबल है, मतलब वो सीईओ बन सकता है, एमडी बन सकता है, सीएफओ बन सकता है, ये सब चीजें वो, ये सब पोस्ट पे वो अपॉइंट हो सकता है। ओके, next, cost accountant having expertise in most of the above field can become independent director। क्या कोस्ट ऑडिटर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है सर, क्योंकि उसके पास इतनी। अब यहाँ पे देखो कोस्ट अकाउंटेंट बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी कोस्ट अकाउंटेंट बोला था, यहाँ पे भी कोस्ट अकाउंटेंट बोला था, तो इसको आप कोस्ट ऑडिटर से लिंक मत करिए। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, अभी तो आपने कहा था कि जो ऑडिटर होगा वो कंपनी में अधिकारी नहीं होना चाहिए। भूल जाइए, वो चीजें हम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सर सीएमए के पास और स्कोप क्या है अदर देन ऑडिट, कि सर मैं ऑडिटर नहीं बनना चाहता, मैं प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, केएमपी बन सकते हैं, राइट। A cost accountant in practice having at least 15 year of service, अगर आपने 15 साल तक प्रैक्टिस कर ली, मतलब आप सीएमए का ऑफिस खोल के बैठे हैं और आपको 15 साल गुजर चुके हैं, तो ऐसे में सर आप अपॉइंटेड एज ए टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी, आप एनसीएलटी के मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं एनसीएलटी का मेंबर बनना चाहता हूं, और यस उसके लिए आप क्वालिफाइड होंगे। ए कॉस्ट अकाउंटेंट आइदर इन एम्प्लॉयमेंट, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे आप जॉब में हो, अगर आपको 25 साल से ज्यादा का अनुभव हो गया है, ठीक है, तो आपको टेक्निकल मेंबर ऑफ एनसीएलटी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी आपको लिया जा सकता है। तो ये देखिए आपके पास स्कोप
अपॉर्चुनिटी है बेसिकली ये, कि इन जगह पे भी कॉस्ट अकाउंटेंट जा सकता है सर। जैसे कोई बोले कि सर मैं प्रैक्टिस में चला गया, अब मान लो कि कल को मुझे लगता है कि नहीं प्रैक्टिस में नहीं रहना, तो क्या करूं? तो ये उसका जवाब है आपके पास कि सर जॉब कर ली मैंने 10 साल, अब मैं चाहता हूं कि जॉब छोड़ दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसका जवाब है ये। तो कॉस्ट अकाउंटेंट और क्या क्या कर सकता है, उन चीजों का जवाब यहाँ पे दिया गया है, राइट? ओके, कॉस्ट अकाउंटेंट or the firm or body corporate having at least 10 years experience in the company can be a liquidator। आपको याद है लिक्विडेटर का भी एक पॉइंट पढ़ा था हमने, आई थिंक सेक्शन 168 में था कंपनीज एक्ट में, लिक्विडेशन, कि सर जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो कि कंपनी की सारी असेट को रियलाइज करता है और सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है, राइट? तो उस केस में क्या सीएमए, एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या सीएमए लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है? तो उसका जवाब यहां पे है कि अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो यस यू कैन बी अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर। तो ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे सर, पर मैंने उसमें से जो मेन पॉइंट मुझे लगे वो सब निकाल के मैंने आपके यहाँ पे इसको डाला गया है, ठीक है? नीचे देखो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है ना ये बुक के क्वेश्चन है कि सर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा। तो जो बताया था आपको कि पहले है ना उससे रिटर्न कंसेंट ली जाएगी, उस रिटर्न कंसेंट में क्या क्या होगा, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिर CRA 2 फॉर्म फाइल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है? कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो कि फॉलो करने होते हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स में कि सर कंपनी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो क्या क्या काम नहीं करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये डाल तो दिया इन्होंने चैप्टर नंबर 3 में, पर इसका जो जवाब आपको मिलेगा ना वो आगे हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वहां पे इसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसका जवाब आपको यहाँ नहीं मिल सकता, ठीक है? फंडामेंटल प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, क्या क्या उनको ऑब्जर्व करना चाहिए? तो सर उनको ड्यू डिलीजेंस रखना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए या नहीं हुए, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हुए या नहीं हुए, ये सब चीजें उनको ध्यान रखनी होगी, ठीक है? ड्यूटीज एंड राइट्स ये अपन ने पढ़ा था, वहीं से आप लिख देंगे, ठीक है? कैन ए कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज अपॉइंटेड एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर? नहीं सर, नहीं कर सकता है, हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि कोई भी दो तरीके के ऑडिटर सेम नहीं हो सकते। इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर सेम नहीं हो सकता, कंपनी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर सेम नहीं हो सकता, कॉन्करेंट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर सेम नहीं हो सकता। तो यस ये पॉइंट आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, राइट? तो बताइए जी यहाँ तक बात समझ में आती है? ऐसे देखो क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? अब आप कहोगे कि सर चैप्टर तो बना अभी, हम कह रहे थे कि ये चैप्टर पहले था ही नहीं। तो सर पहले ये चैप्टर नहीं था फिर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, ठीक है? तो लोगों को लगता था ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जो चीज आपने इंटर में पढ़ी है उसी में से तो आ रहा है। तो इस बार इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर ऐड किया और हमने इस चैप्टर से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चंस थे वो सब इसके नीचे अलाइन कर दिए हैं, राइट? तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा, जैसे कि इनमरेट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, तो अभी पढ़ के गए हम सेक्शन 141 में जो पढ़ी थी वो, और सेक्शन 141(3) में कि सर CMA होना चाहिए, होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट उसमें और डाले थे, और पॉइंट क्या डाले थे कि सर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, गारंटी नहीं होनी चाहिए, कन्विक्टेड बाय कोर्ट नहीं होना चाहिए, है ना? तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ध्यान रहे क्वालिफिकेशन पूछे और चाहे डिसक्वालिफिकेशन पूछे, लिखने आपको सारे पॉइंट हैं। कई लोग क्या होता है जब क्वालिफिकेशन पूछते हैं ना, तो मैंने देखा है टेस्ट पेपर, जब मैं टेस्ट लेता हूं तो मैंने देखा कि जब बच्चे से क्वालिफिकेशन पूछी जाती है तो वो दो ही लिख के आ जाता है, क्या कि ही शुड बी ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ही शुड होल्ड ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पास। कि सर क्वालिफिकेशन तो दो ही थी ना, बाकी तो डिसक्वालिफिकेशन थी। भैया डिसक्वालिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, कि वो नहीं होनी चाहिए तभी आप क्वालिफाइड हो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वालिफिकेशन भी पूछे तो भी आपको सब कुछ लिखना है, ठीक है? क्या कॉस्ट अकाउंटेंट को KMP अपॉइंट किया जा सकता है? बताओ। अब यहां पे देखो कॉस्ट अकाउंटेंट लिखा है, क्या कॉस्ट अकाउंटेंट को KMP अपॉइंट किया जा सकता है? तो आप आंसर बोलेंगे यस सर, कॉस्ट अकाउंटेंट को KMP अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है? उसकी जो एक्सपर्टीज है, उसका जो नॉलेज है, उसके बेस पे उसको अपॉइंट किया जा सकता है। क्या उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है? यस सर, उसे किया जा सकता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है, ये रहा पहला, ये रहा कि सर KMP कर सकते हैं, दूसरा ये रहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, यस। तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन जो यहाँ से मैंने उठा के डाले हैं, तो यहाँ से आप सीधे सीधे इसको लिंक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? रेमुनेशन फिक्स करने का,
तो रेम्युनरेशन फिक्स करने का जो तरीका है वो आप बता देंगे कि सर ऑडिट कमेटी है, तब तो ऑडिट कमेटी से रिकमेंडेशन ली जाएगी और उस रिकमेंडेशन के बेस पे ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स किया जाएगा और फिर उसे शेयर होल्डर मीटिंग में रेटिफाइड करवा लिया जाएगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन फिक्स करेगा और उसे बोर्ड शेयर होल्डर की मीटिंग में रेटिफाइड करवा लेगा। ठीक है, आगे क्या है देखो, ऐसा क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड ने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट, एबीसी को अपॉइंट किया गया कॉस्ट ऑडिटर इस कंपनी में। ठीक है, ये लिमिटेड है, लिमिटेड। ठीक है, फॉर द आफ्टर 3 मंथ सर क्या हुआ कि वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो अब क्या होगा, तो सर ये कैजुअल वैकेंसी है, तो आपको इसमें क्या बता देना है कि सर ये कैजुअल वैकेंसी है और इसे 30 दिन के अंदर फिल करना है, फिर 30 दिन के अंदर CRA2 फाइल करना है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन, तो सब क्वेश्चंस के आंसर हमारे इसमें कवर हो गए जो हमने पढ़ा है, राइट। तो एक बार के लिए आप इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रोफेशनल एथिक्स, जो अभी अपन बात कर रहे थे उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।